इस सेगमेंट में हम रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। RCBD क्या है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले हम टेस्टिंग प्रोसीजर देख लेते हैं। पहले भी आप जानते हैं चंद एक स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमने अपना हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश करना होता है। सेकंड स्टेप में हम क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? एप्रोप्रिएट टेबल से। इसके बाद हमने टेस्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है और यहाँ पे टेस्ट वैल्यूज़ को हम अनोवा टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास डिसीजन रूल है, जिसमें हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करके अपनी हाइपोथेसिस के बारे में कोई कंक्लूजन निकालते हैं कि उसको रिजेक्ट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए, और एंड पे हम कंक्लूड या समराइज कर देते हैं। RCBD के बारे में जो मेन पॉइंट्स है, RCBD रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। इसमें किया क्या जाता है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट मटेरियल है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है या ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अब वो ग्रुप्स में डिवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे पास वो मटेरियल होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस ना होने का मतलब है कि वो एक जैसा नहीं है। अगर वो एक जैसा नहीं है तो उस पर हम CR डिज़ाइन अप्लाई नहीं कर सकते। CR डिज़ाइन में तो हमने देखा था कि ये हमारे पास CR डिज़ाइन था, ये हमारे पास यूनिट थे। तो ये सारे के सारे होमोजेनियस है। हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट अप्लाई की, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, इन सारे ब्लॉक्स इन सारी जगहों पे कर दी। लेकिन RC ये CR था। RCBD में क्या है, ये तमाम को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये इसलिए डिवाइड किया कि ये आपस में होमोजीनियस नहीं है, तो ये ब्लॉक इस तरह बनाया कि ये एक होमोजीनियस बन जाए। विद इन ब्लॉक जो है वो होमोजीनियस डाटा है। ये एक और ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक। तो ये हमारा RCBD। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लें। सेकंड ये है कि ईच ब्लॉक में तमाम ट्रीटमेंट अप्लाई की जाएंगी। ये एक ब्लॉक है, हमारे पास अगर 4 ट्रीटमेंट है तो 1 2 3 4 इसमें अप्लाई की जाएंगी, और 1 2 3 4 इसमें, और 1 2 3 4 इसमें। तो यानी एक ब्लॉक के अंदर सारी की सारी ट्रीटमेंट अप्लाई की जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 ट्रीटमेंट इस सारे में अप्लाई कर दिए, चौथी का जिक्र ही कोई नहीं, या 2 ट्रीटमेंट अप्लाई किए हैं और 2 रह गई, ऐसा नहीं है। अगर 4 ट्रीटमेंट है तो 4 की 4 अप्लाई होंगी, अगर 6 ट्रीटमेंट है तो 6 की 6 ट्रीटमेंट अप्लाई होंगी। अच्छा, ट्रीटमेंट्स को असाइन कैसे करना है, ये जैसे आपको पता है उसका प्रोसेस यही होगा कि उसको हमने रैंडमली अप्लाई करना है। अपनी मर्ज़ी से नहीं करना, कोई ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करना है जिससे वो ट्रीटमेंट रैंडमली असाइन हो जाए। इसी बात को हम इस अंदाज से भी कह सकते हैं कि ये जो रैंडमाइजेशन का प्रोसेस है ये हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कहाँ पर कर दिया है? विद इन ब्लॉक्स। इस वाले में देखें हमने रैंडमाइजेशन की थी तो इस तमाम पे की हुई है, लेकिन यहाँ पे हम रैंडमाइजेशन का प्रोसेस तो कर रहे हैं लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया फर्स्ट ब्लॉक पे। फिर हम उसको रिपीट करेंगे सेकंड ब्लॉक पे, फिर थर्ड पे, और फिर फोर्थ। इसको कहते हैं रैंडमाइजेशन इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन। एक ब्लॉक में रैंडमाइजेशन करने के बाद दूसरे ब्लॉक में दोबारा से रैंडमाइजेशन का प्रोसेस
किया जाता है, दूसरे के बाद फिर थर्ड में और थर्ड के बाद फोर्थ में एंड सो। इस डिज़ाइन के काफ़ी सारे लेआउट बन सकते हैं, 2x3, 3x5, 4x5, 4x6, डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। RCBD अपने एडवांटेजेस की वजह से यूजली मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। अगर इस पिक्चर पे देखें तो आपको ये हमारा CR डिज़ाइन है, इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 24 यूनिट्स हैं। अच्छा, इस पे हमने फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी थी। हमारे पास एक फर्टिलाइज़र ब्लू कलर की है, एक रेड कलर की है, और एक फर्टिलाइज़र को हम डिनोट कर रहे हैं ब्लैक से, और एक वाइट फर्टिलाइज़र, यानी वाइट फर्टिलाइज़र का मतलब है कि यहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। तो ये CRD में देखें कि इसमें हमने इस पूरे प्रोसेस पे रेंडमाइजेशन की। तो एक फर्टिलाइज़र यहाँ आ गई, फिर ये फर्टिलाइज़र जो है रेड यहाँ आई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। इसी तरह ब्लैक इधर आई, इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, नीचे वाले में देखें नहीं आई। ये रेंडमाइजेशन की वजह से आ भी सकती थी, नहीं भी आ सकती थी। इसी तरह ये ब्लू बिल्कुल लाइट सा कलर है, तो ये ब्लू यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इस वाले में भी आ गई। तो ये तो CR डिज़ाइन है जो इससे प्रीवियस लेसन या सेगमेंट में आप पढ़ चुके हैं। RCBD इससे डिफरेंट कैसे है? इस सारे को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ब्लॉक 1 ये वाला, ब्लॉक 2 ये वाला, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 एंड ब्लॉक 6। 324 को हमने 6 ब्लॉक्स में डिवाइड किया और इस तरह किया कि हर एक में 4 फर्टिलाइज़र अप्लाई हो गए, क्योंकि हम 4 फर्टिलाइज़र चेक करें। अगर 5 को होते तो हम इसको बढ़ा के 5 कर लेते। अच्छा, इसमें देखें 4 फर्टिलाइज़र हैं और उनको हमने इन यूनिट्स पे अप्लाई किया और रैंडमली अप्लाई किया। तो ब्लू यहाँ आ गई, ये वाइट, ये रेड और ये ब्लैक। तो इस सारे के अंदर रैंडमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। 4 थे और चारों के चारों हमने अप्लाई कर दिए। ये एक रैंडमाइजेशन होगी। अब दूसरा ब्लॉक जो है इसको भी रेंडमाइज्ड करना है। इस पर अप्लाई की तो वाइट इधर आ गई, रेड यहाँ पे आ गई, ब्लैक इधर थी और ब्लू इधर आ गई। तो ये रेंडमाइजेशन दूसरे ब्लॉक में। अब रेंडमाइजेशन हमने फिर रिपीट करनी है, थर्ड ब्लॉक के लिए की जा सकती है, फिर फोर्थ के लिए की, फिर हमने फिफ्थ के लिए और फिर सिक्स्थ के लिए। तो इससे आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि हर ब्लॉक के लिए हमने दोबारा से रेंडमाइजेशन करनी है। सेकंड ये है कि एक ब्लॉक में तमाम के तमाम यूनिट्स अपीयर होंगे। इसमें देखें कि ये जो हमारे पास 4 फर्टिलाइज़र हैं वो सारी की सारी इसमें अपीयर हो रही हैं, इसमें भी अपीयर हो रही हैं, इसमें भी अपीयर हो रही हैं। जबकि अगर इसका और इसका आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इसमें चारों अपीयर नहीं हुई थी। की तो हमने रेंडमाइजेशन थी, लेकिन क्योंकि रेंडमाइजेशन इस पूरे पे है, इस सारे में तो अपीयर हो रही हैं, लेकिन हमने उसको ब्लॉक तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। तो ये मेन डिफरेंस है। आई होप इस पिक्चर से आपको CR और RCBD में डिफरेंस भी वाज़ेह हो गया होगा और ये भी समझ आ गई होगी कि रेंडमाइजेशन हर ब्लॉक के लिए कैसे करते हैं। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को जब देखा जाता है तो इस तरह के आपको नज़र आ सकते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स हैं और उसमें डिफरेंट फर्टिलाइज़र अप्लाई करके उनकी टेस्टिंग की जा रही है। अगर RCB को आप ज़रा दूसरी तनाज़र में देखना चाहें
एग्रीकल्चर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये देखें, अगर आपको एग्रीकल्चर के फील्ड नज़र आ रहे हो तो ये अगर देखें तो ये एक पूरा आपको सेपरेट ब्लॉक नज़र आएगा। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक। तो इस तरह देखें, ये सारी ब्लॉकिंग हुई हुई है और ये इस तरह ब्लॉकिंग। तो ये पिक्चर आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि प्रैक्टिकल फील्ड में ये अगर अप्लाई किया जाए तो इस तरह का। एक और एग्रीकल्चर फील्ड भी देख ले कि कैसे इसमें ब्लॉकिंग की गई है। यहाँ से देखें, ये एक ब्लॉक, अगर इसको आप इस तरह ब्लॉक कंसीडर करें तो ये देखें, ये पूरा एक डॉट बन जाता है। इसी तरह ये वाला और इसी तरह ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन पिक्चर जस्ट बताने का पर्पज़ ये है कि जब अप्लाई किया जाता है तो ये इसकी लुक इस तरह की नज़र आती है, ताकि आप जब काम करें तो आपके जहन में हो कि RCBD और बाकी जो डिज़ाइन है वो फील्ड में किस तरह नज़र आते हैं। चलें थोड़ी सी हेल्प करें मेरे साथ। ये ट्रीटमेंट हमारे पास 4 ABCD इनको नाम दे दिया और ये कोई हमारे पास डिज़ाइन है जिसमें 3 ब्लॉक है, तो रैंडमली अप्लाई करना है। इन चारों में से आपने, जैसे लूडो खेलते हैं, ये लॉटरी निकालते हैं, तो वैसे ये चारों लिए और उसमें से आपने फेंका और जो भी नंबर आया उसको पहले अलॉट कर दिया। तो यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ बी आ गया, बी निकाल दिया, पीछे 3 रह गए, तीनों को आपने जैसे लॉटरी में फेंकते हैं फेंका, तो यहाँ पे सी आ गया, पीछे 2 रह गए, दोनों को अप्लाई किया, चेक किया, यहाँ पे ए आ गया, तो पीछे क्या रह गया 1, तो वो हमारे पास डी आ गया। ये देखा, ये रैंडमाइजेशन। अब दोबारा यही रैंडमाइजेशन करनी है, तो चांसेस हैं कि ए यहाँ पे आ जाए, डी यहाँ पे आ जाए, बी यहाँ पे आ जाए और सी यहाँ पे। विद इन ब्लॉक देखें ये चारों कंप्लीट हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट में सी आ जाए, यहाँ पे ए आ जाए, यहाँ पे डी आ जाए, यहाँ पे। तो ये देखा कि रैंडमाइजेशन ब्लॉक टू ब्लॉक कैसे की गई है। और वही चंद बातें आपने नोट करनी है कि एक ब्लॉक में चारों की चारों ट्रीटमेंट अप्लाई हुई है, इसमें भी चारों नज़र आएंगी और इसमें भी आपको चारों नजर आएंगी। और एक दफ़ा रैंडमाइजेशन करने के बाद नेक्स्ट ब्लॉक में दोबारा रैंडमाइजेशन की गई है और थर्ड में फिर। कुछ इसके स्टैटिस्टिकल मॉडल और प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। इसका जो लीनियर मॉडल है वो इस तरह लिखा जाएगा, YIJ इज इक्वल टू U प्लस BI प्लस TJ प्लस एरर IJ। ये जो म्यू है इसको हम कहेंगे ट्रू मीन इफेक्ट। ट्रीटमेंट का जो एक्चुअल इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बी इफेक्ट ऑफ द ब्लॉक या जो हमने ब्लॉकिंग की है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, और ई आपको पता है इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। इस डाटा को हम एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे देखें, ये हमने ब्लॉक्स बना दिए 1 2 3 सो ऑन आए, और लास्ट वाले ब्लॉक को हम आर से नोट कर देंगे। और यहाँ पे ये हमारे पास ट्रीटमेंट्स, फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट, जे ट्रीटमेंट और केस ट्रीटमेंट। तो यील्ड को या आउटकम को अगर हम y कहें तो y1 1, इसका मतलब कि फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आ गया y1 ब्लॉक 1 रहेगा और ट्रीटमेंट कौन सी आ जाएगी 2। यहाँ पे फिर क्या बनेगा y ब्लॉक 1, ट्रीटमेंट कौन सी है j। और यहाँ पे क्या बनना चाहिए y ब्लॉक 1 और ट्रीटमेंट कौन सी बनेगी k। ये सेकेंड अप कर सकते हैं। फिर आप y ब्लॉक आ गया,
2, ट्रीटमेंट कौन सी आ गई, ये आ जाएगा y2 2, ये आ जाएगा y2 j, ये आ जाएगा y2 i1 i2 i, और ऊपर से क्या आ जाएगा j। इसी ब्लॉक की केस ट्रीटमेंट, अगर एंड वाला भी आपको लिख दूँ y r1 y r2 y rj y rk, तो ये अगर आप ऑब्जर्वेशन नोट करें तो जनरलाइज टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते थे y ij, तो ट्रीटमेंट के तक जा रही हैं, ये बात आपने नोट करनी है, और जो ब्लॉक्स हैं ये i से होते हुए r तक जा रहे हैं। तो जब एक्चुअल हमने डाटा कैलकुलेशन करनी है तो इनकी जगह कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो उन वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। अब ये ब्लॉक है तो इसका मैंने सम करना है, इस पूरे ब्लॉक का क्या करना है, टोटल करना है। इसको कैसे मैं लिखूंगा b1, अच्छा ये जब कांस्टेंट है देखें ये 1 आ गया कांस्टेंट की जगह, और जो वेरिएबल्स से इसको मैंने सम अप किया तो वो वेरिएबल्स कौन से थे 1 2 j और k, इसको सम अप करने के लिए मैंने एक नई सिंबल लगा दी और उसको डॉट से डिनोट कर दी। तो ये अब लिखा हो तो ये पता चल जाएगा कि पहले ब्लॉक का सम है। ऐसे तो आपको पता है कि सम की नोटेशन हम ये वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंबल तो कोई भी बताई जा सकती है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह शो करते हैं। अभी सेकंड ब्लॉक का कैसे टोटल करेंगे, बी फॉर ब्लॉक सेकंड, और इसका क्योंकि टोटल हो रहा है तमाम वैल्यूज़ का तो वो आई डॉट आर। इजी है जी, मुश्किल तो नहीं। इस साइड पे आ जाएं, ये ब्लॉक नहीं होगा, ये क्या होगा ट्रीटमेंट, टी कांस्टेंट कौन सा है 1 है, तो ये तो सम ही नहीं हो पाएगा, और वेरिएशंस किस में आ रही हैं, ये जो नीचे वाला सब्सक्रिप्ट है 1 2 3 आई जे, तो इसकी जगह मैंने डॉट लिख दिया, ये इसी तरह आ जाएगा टी डॉट 2, ये आ जाएगा टी डॉट जे, ये आ जाएगा टी डॉट, तो ये न्यूट्रिशन सिंपल बताने का पर्पज़ ये है कि ब्लॉक का आपने टोटल कर लेना है और ट्रीटमेंट्स का भी आपने टोटल कर लेना है, और फिर इसी का आपने मीन ले लेना है, एवरेज वैल्यू ले लेनी है। वो आपको पता है यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास सिंपल मीन आ जाएगा, तो उसको डिनोट हम कर देंगे y बार 1 डॉट, और इसी तरह इसको y बार 2 डॉट एंड सो, और इसी तरह इस वाले को भी y बार, और इसमें सिर्फ ये कि डॉट पहले आ जाएगा, जैसे इसका था यहाँ पे डॉट, तो ये हमारे पास आ जाएगा y बार डॉट 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा y बार 2 डॉट, तो ये देखें डॉट 1 y बार 1 डॉट और y बार डॉट 1 दोनों में फ़र्क है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि डॉट का मतलब है उस सबस्क्रिप्ट की वैल्यूज़ को हमने सम अप कर लिया। तो ये फर्दर जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आपको पता है कि डिफरेंट सोर्सेज हो सकती हैं वेरिएशंस के, ओवरऑल थीम यही होती है कि उस वेरिएशंस को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशनिंग ऑफ वेरिएशंस। सपोज करें ये हमारे पास टोटल वेरिएशन है, जो अभी हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं,
तो वेरिएशंस कहाँ कहाँ से आ सकती हैं? एक तो ट्रीटमेंट की जेन्युइन वेरिएशंस होगी तो उसको हम कहेंगे वेरिएशंस ड्यू टू ट्रीटमेंट। अच्छा, उसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया तो ग्रुप वाइज भी वेरिएशंस आ सकती है। एक ग्रुप का रिजल्ट कुछ होगा, दूसरे का कोई और हो सकता है, थर्ड का कोई और हो सकता है, तो वो अगर वेरिएशन आएगी तो बेसिकली ग्रुप की वजह से आ रही होगी, तो वो वेरिएशन आ जाएगी। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट में अननोन वेरिएशंस होंगे, ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी वेरिएशंस की वजह से रिजल्ट इफेक्ट हुआ लेकिन हमें उसका पता नहीं है या हम इस स्टेज पे स्टडी नहीं करना चाह रहे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा टोटल एस एस आपको पता है सम ऑफ स्क्वेयर्स, टोटल एस एस, यहाँ से ये ट्रीटमेंट एस एस और प्लस ब्लॉक एस एस और एंड पे प्लस एरर एस एस। और अगर इसको आप नोटेशंस में लिखना चाहें, ये देखें सम ऑफ स्क्वायर आया कैसे से, ये वाई आई जे माइनस वाई बार, ये डेविएशन होगी वाई माइनस वाई बार, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये देख रहे हैं, और इस स्क्वायर का हमने क्या किया, सम किया। तो ये नाम भी आपको पता हो किस वजह से आया। और इसी तरह ट्रीटमेंट में क्या होगा, ये ट्रीटमेंट की सिंबल है माइनस ट्रीटमेंट का टोटल है, उसका स्क्वायर किया और उसका सम ले लिया और नंबर ऑफ ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये ब्लॉक्स के लिए हमने किया है, कितनी ट्रीटमेंट्स थी, जितनी भी ट्रीटमेंट्स थी हर एक के लिए उसको के के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एंड पे ये हमारा एरर सम ऑफ स्क्वायर आ गया। तो ये वो फार्मूला हैं जो बेसिकली जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बैक एंड पे कैसे प्रोसेस कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या अनोवा के हवाले से जो सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है वो इसका अनोवा टेबल होता है। अनोवा टेबल में वो सारी कैलकुलेशन, वो सारा प्रोसेस हम सम अप कर देते हैं। तो इसका अनोवा टेबल देख लेते हैं। अनोवा टेबल फॉर RCBD, तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम हम बनाते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन में क्या आएगा, हम किन किन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, देखिए वेरिएशंस ड्यू टू ट्रीटमेंट, एक तो जो भी हमारी चीज़ है जेन्युइन उसकी ट्रीटमेंट है उसकी वेरिएशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो एक तो सोर्स इटसेल्फ वो हो गया। सेकंड क्या है, वेरिएशंस ड्यू टू ब्लॉक्स। आपने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, यानी ग्रुपिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो वो ग्रुपिंग की वजह से भी कोई इफेक्ट आया है या नहीं आया, तो वो भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो हो गए। थर्ड ये कि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेरिएशंस हो सकती हैं जिसको हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे, तो सारी वेरिएशंस इस एरर के हेड में आ जाए और ये टोटल, तो ये सोर्स ऑफ वेरिएशंस हो गया। नेक्स्ट आपको पता है कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो जितनी भी ट्रीटमेंट हो उसमें से एक लेस कर दें तो ये उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाए। पहले आपने देखा था कि हमने 4 अप्लाई की थी, A, B, C और D, उसमें से मैंने रैंडमली अलॉट किया, एक वैल्यू चलेगी, फिर 3 रह गई थी, 3 को मैंने लूडो की तरह उसमें से एक वैल्यू पिक की, वो वहाँ पे रख दी, पीछे मेरे पास 2 वैल्यूज़ रह गई। अब 2 में से जब मैंने एक कर ली थी तो जो लास्ट वाली है वो तो अंडरस्टूड सी बात थी, उसमें तो मेरे पास कोई फ्रीडम थी नहीं कि मैं उसको दोबारा से टॉस करता और रैंडमाइजेशन के वाले से अप्लाई करता, तो इसलिए एक्चुअल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मेरे पास K-1 और ब्लॉक्स के लिए R-1 और टोटल R और K को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 कर देंगे और एरर की हम K-1 और R-1 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ TR ट्रीटमेंट के लिए, तो इसको SST इज इक्वल टू, ये वही फार्मूला जो हमने अभी लास्ट पे देखा था। इसी तरह सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ब्लॉक, उसका ये वाला फार्मूला है, और SST ये ओवरऑल सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएगा।
हर ऑब्जर्वेशन से ओवरऑल उसका मीन निकाला जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है और उसका समेशन किया जा रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ये हम सब्ट्रैक्शन से निकाल देते हैं। सब्ट्रैक्शन से मुराद ये टोटल वैल्यूज़ है, इसमें से जब ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है, MS मीन स्क्वेयर्स। मीन स्क्वेयर्स का मतलब ये है, इसको हम शो करते हैं ये ST ट्रीटमेंट के लिए, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, यानी इस वाले कॉलम को किससे डिवाइड करना है, इसी के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना, बस इतना सा काम करना। अच्छा, ब्लॉक में क्या करेंगे, इसका जो SS है उसको किस पे डिवाइड कर देंगे, इसी के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। इसी तरह हम ये MSE निकालेंगे, वो कैसे होगा, SSTR नहीं है, ये क्या होगा SSE। ये जो वैल्यू आई है SSE की, इसको इसी के रेलिवेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर, ये वाला कॉलम हमें चाहिए नहीं तो हम छोड़। नेक्स्ट आ जाता है F टेस्ट। FR ट्रीटमेंट, ये कैसे आएगा कि ट्रीटमेंट को किस पे डिवाइड करना है, एरर पे डिवाइड करना है। तो ये मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट और इसको हमने किस पे डिवाइड कर देना है, मीन स्क्वायर ऑफ एरर। और इसी तरह ब्लॉक्स के लिए क्या करना है, मीन स्क्वायर्स ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर्स ऑफ एरर। इसमें आपने ख़ास बात याद रखनी है कि ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, MSE से, यानी एरर वाले से। ऊपर इनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं लेकिन नीचे MSE से। अगर आपको याद रखना हो कि नीचे किससे डिवाइड किया तो E से आप याद रख लें अर्थ, ज़मीन। तो ज़मीन कैसे होती है, फ्लैट होती है, नीचे ही होती है, बाकी चीज़ें उससे ऊपर ही होती हैं, जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। लें जी, ये सारी चीज़ें तो अब बेहतर समझ आएंगी इस एग्जाम्पल की मदद से। इस एग्जाम्पल क्या कहता है कि वीट की 4 वैरायटीज़ हैं, वीट की प्रोडक्शन हो रही है किसी एग्रीकल्चर फील्ड का, ये डाटा 4 वैरायटीज़ उन्होंने टेस्ट करनी है। और टेस्ट किससे कर रहे हैं, रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन को यूज़ करते। अप्लाई करने के बाद उसकी यील्ड आ गई और वो यील्ड का डाटा उन्होंने ये इस टेबल की फॉर्म में हमें दे दिया। तो हमने टेस्ट क्या करना है कि डिफरेंस 4 वैरायटीज़ में क्या है। डाटा को देख लें, ब्लॉक्स 1, 2, 3 और 4 हैं और इसमें ये वीट की वैरायटीज़ है, उसको V1, V2, V3 और V4 से डिनोट किया, तो ये वैल्यूज़ उसमें आ गई। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हम अपना हाइपोथेसिस लिखते हैं। हाइपोथेसिस आप पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे सिंपल हाइपोथेसिस H0, नल हाइपोथेसिस क्या होगा, ट्रीटमेंट J इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ 4 वैरायटीज ऑफ वीट। बेसिक ट्रीटमेंट तो हमारी क्या है, वीट की वैरायटीज़ को चेक करें, तो हम कहते हैं कि वो सब की सब इक्वल हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव इसका क्या बन जाएगा कि नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, देयर इज डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ 4 वैरायटीज, कि चारों वैरायटीज़ की जो अल्टीमेट प्रोडक्शन आई है वो सेम नहीं है, उनमें डिफरेंस है। तो ये एक हमारा हाइपोथेसिस बन गया। CR में तो आपने देखा था कि हमारा एक हाइपोथेसिस है, हमारे एक से ज़्यादा भी हाइपोथेसिस हो सकते हैं कि एक ही टेस्ट में हम एक से ज़्यादा चीज़ों को चेक करें। तो यहाँ पे दूसरा हाइपोथेसिस हम क्या बना लेते हैं कि जो हमारी यील्ड या आउटकम आई है वो ब्लॉक वाइज भी उनमें कोई फ़र्क है या वो सेम है। तो BI या ब्लॉक इज इक्वल टू 0, देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ 4 वैरायटीज ऑफ वीट ड्यू टू ब्लॉक। और BI नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ब्लॉकिंग की वजह से, ग्रुपिंग की वजह से वैरायटीज जो है उनके रिजल्ट डिफरेंट आए। देखें, हमारे पास 4 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक की हमने, बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि
हर ब्लॉक की जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्लॉकिंग की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ब्लॉकिंग के बावजूद भी हम देखते हैं कि तमाम ब्लॉक्स में प्रोडक्शन सेम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ब्लॉक बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये चीज़ें भी हम इस टेस्ट में चेक करेंगे। स्टेप 2 सबसे इजी स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5% ले लेते हैं। एफ टेस्ट यूज़ हमने करना है, उसका फार्मूला देख लें, एम एस ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाई एम एस ऑफ एरर। ये आपको पता नहीं चाहिए कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल चेक करने के लिए हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम V1 कह देते हैं और V2 कह देते हैं। और अगर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिखें तो ये ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वाला आ जाएगा, ट्रीटमेंट वाला, और नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा आएगा, एरर वाला। तो टेबल वैल्यू में हम ये दोनों चेक करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू। ये मेन स्टेप्स है। इसको हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की गई है। ये वही डाटा ब्लॉक्स की सूरत में और ये वैराइटीज़ की सूरत में। तो सबसे पहले तो हमने वहाँ पे भी जब पहले एनोवा टेबल देख रहे थे तो हमने देखा था कि हमने ब्लॉक का टोटल करना है कि ओवरऑल इस पूरे ब्लॉक की प्रोडक्शन कितनी है। तो वो कैसे की जा सकती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये ब्लॉक का टोटल आ जाएगा। 2 + 5 + 4 + 1 = 12। अच्छा, ब्लॉक 2 को देख लेते हैं, 2 + 3 + 3 + 1 9। और इसी तरह इस ब्लॉक की वैल्यू 18, और इन तमाम वैल्यूज़ को जब ऐड किया तो ब्लॉक नंबर 4 का टोटल हमारे पास आ गया, कितना आया, 10। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो कैलकुलेशंस करनी है फार्मूले में, उसमें हमें इन ब्लॉक्स का स्क्वायर भी चाहिए। तो 12 × 12 144, 9 × 9 81, और इसी तरह 18 का स्क्वायर 324, और 100 का और 10 का स्क्वायर 100। तो ये वाला कॉलम भी हमने बना लिया, ये फर्दर हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच वैल्यू, ये भी आपने निकालना है कि हर वैल्यू का इस ब्लॉक में उसका हमने स्क्वायर किया और उसका सम किया। तो 2 का स्क्वायर किया प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इनको जब सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट हमारे पास 46 आ गया। इसी तरह ये कैसे आया, इस ब्लॉक की हर वैल्यू को स्क्वायर किया, उसको सम किया और उससे ये वाला रिजल्ट आया 23। थर्ड ब्लॉक के लिए 92 और फोर्थ ब्लॉक के लिए 30। ये स्टेप्स करने के बाद अब हम इसी तरह के स्टेप्स किसके लिए करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए। तो वैराइटीज़ का टोटल कैसे आएगा बता सकते हैं जी, 2 + 2 4, 4 + 4 8 + 1 9, 5 + 3 8, 8 + 6 एंड +4। तो ये आंसर क्या आ गया आपके पास, 18। इसी तरह ये थर्ड वैरायटी 15, और फोर्थ वैरायटी का अगर आप सिंपल वैल्यूज को सम करें तो ये 7 आ गया। अब ये वैराइटीज़ का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81। 18 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 324, और 15 का स्क्वायर आ गया 225, 7 का स्क्वायर 49। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच वैल्यू, बिल्कुल 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये अगर मैं करूँ तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी 25। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 86। इसी तरह ये वैल्यूज अभी आप निकाल सकते हैं 65 और ये। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल भी करना है। तो इन वैल्यूज़ को अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 49, और अगर इधर से आप सम करें तो ये भी फिर कितना आना चाहिए 49। ये आपका चेक पॉइंट पे हो गया। फर्दर ये देखें, इनमें तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर आ गया हुआ, इसका अगर सम करें तो ये आपके पास आएगा 191, और अगर आप इधर से इसका सम करते हुए आ रहे हैं, ये भी आपको पता कितना होना चाहिए 46 प्लस 23 प्लस 92 प्लस 30 इज इक्वल टू 191। तो ये भी चेक हो गया कि हमारी कैलकुलेशन सही है। आप जब मैनुअल इसको कर रहे हो एंड पे आप ये दोनों चेक भी लगा सकते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन सही है या नहीं। ये SST का फार्मूला नोट कर लें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल। इसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, डबल समेशन वाई स्क्वायर माइनस टी टोटल डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब क्या हुआ कि y की हर वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर करना। तो y की वैल्यूज़ जो थी सबका हमने स्क्वायर करके ऐड करें, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये करते करते लास्ट वैल्यू में बस 3 थी और 3 का स्क्वायर, ये तमाम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। और माइनस इन्हीं वैल्यूज़ का सिंपल आपने 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 16। ये आपको याद है वेरिएंस वगैरह जब हम निकालते हैं तो उसमें एक फार्मूला इस तरह का होता है ना, सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n। तो ये वही शेप नहीं है कि y की तमाम वैल्यूज़ का हम स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस कैसे कह रहे हैं कि पहले उन तमाम वैल्यूज़ का सम ले लिया फिर उसका स्क्वायर किया और n पे डिवाइड कर। तो ये आ गया 191 माइनस 49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा 40.9। SST हमारे पास आ गया 40.94। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट टी स्क्वायर ओवर r माइनस टी डबल डॉट ओवर n। इसका क्या मतलब हुआ, बिल्कुल ये ट्रीटमेंट की बात हो रही है तो हमारे पास जितनी भी वैरायटीज़ थी, कितनी वैरायटीज़ थी टोटल वैरायटीज़ हमारे पास 4 थी, उन चारों का जो ओवरऑल सम था उसको हमने एडअप कर लिया, वो हमारे पास आया था 697। ये अगर देखें तो आपको उधर से हमने जब टोटल किया था ब्लॉक टोटल इज इक्वल टू उधर से आ गया था ट्रीटमेंट या वैरायटीज टोटल, ये वो वाली वैल्यू। और माइनस हमने क्या करना है, पहले भी हम कर चुके हैं 49 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। 49 अभी हमने पीछे भी किया, 169.75 माइनस 150.06 सॉल्व करें तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ब्लॉक, चारों ब्लॉक्स का टोटल करना है, r पे डिवाइड करना है और हर वैल्यूज़ का यही वाला फैक्टर जो हमने पहले भी माइनस किया और ये हमारा सेम चलता है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 649। ये याद है टेबल आपको, ये इस तरह था, ये हमने ब्लॉक्स का टोटल निकाला था और फिर उस ब्लॉक्स के टोटल का हमने यहाँ पे क्या किया था स्क्वायर कर लिया था। उस स्क्वायर का जब आप एंड पे सम करेंगे तो वो ये वैल्यू आई थी 649 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 49 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 12.19। हमारे पास SST आ चुका है, SSB आ चुका है, SS ट्रीटमेंट आ चुका है, पीछे हमें क्या चाहिए SSE। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि SST
इज इक्वल टू एस एस ट्रीटमेंट होता है, एस एस ब्लॉक होता है, प्लस एस एस ई होता है। टोटल वेरिएशन हमने पीछे पढ़ी है कि टोटल वेरिएशन ये जो है ये इन तीनों वेरिएशंस को सम करने के बाद ये आ जाते हैं। इसमें से अगर एस एस ई निकालना हो तो कैसे करेंगे, एस एस ई यहाँ पे आ गया तो सम स्क्वायर्स ऑफ एरर, कैसे आ गया, एस एस टी में से ये फैक्टर इधर चला गया, ये फैक्टर भी इधर जाके माइनस हो गया, तो ये तीनों फैक्टर्स तो हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.96 माइनस 19.69 माइनस 12.19, और सॉल्व करें तो आपके पास आ गया 9.06। ले जी मेजर काम हो गया, जस्ट इन वैल्यूज को आपने अनोवा टेबल में अरेंज कर देना। सोर्स ऑफ वेरिएशंस ड्यू टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हमारे पास कितनी है 4 माइनस 1 3 आ गया डिग्री फ्रीडम, और ब्लॉक्स भी क्योंकि हमारे पास 4 हैं उसमें से भी हम एक वैल्यू माइनस करके उसकी डिग्री फ्रीडम निकालते हैं, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और टोटल वेरिएशंस का हमने पढ़ा था कि ब्लॉक्स इनटू ट्रीटमेंट्स, 4 इंटू 4 16 माइनस 1, यह हमारे पास आ गया 15। और एरर की यूजुअली हम निकालते हैं कि टोटल में से ये वैल्यूज निकाल दें तो हमारे पास एरर की आ जाती है। तो ये कितना आ गया 15 माइनस 6, तो क्या वैल्यूज आनी चाहिए जी, बिल्कुल 9। और ये एस एस टी आर था हमारे पास, ये एस एस बी था, ये हमारे पास एस एस टी की वैल्यू है, और ये एस एस ई हमने निकाला। ये कैलकुलेशंस कर चुके हैं आप, जस्ट यहाँ पे हमने पुट की। मीन स्क्वायर क्या होता है कि इस वैल्यूज़ को इसके कोरस्पॉन्डेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया, इसको डिवाइड करें तो ये आ गया, और इसकी क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको नहीं करें। एफ टेस्ट का मैंने बताया था कि जो भी मीन स्क्वायर की वैल्यू होगी उसको मीन स्क्वायर ऑफ एरर से डिवाइड कर देना। तो ये एम एस सी किससे डिवाइड हो रहा है, एम एस सी से, 6.56 डिवाइडेड बाई 1.01, तो ये आंसर आ गया 6.50। और इसी तरह ये ब्लॉक्स के लिए कैसे आएगा 4.06 डिवाइडेड बाई 1.01। क्रिटिकल वैल्यू देखनी है एफ टेबल से, कैसे देखेंगे, ये एफ टेबल अल्फ़ा 1% के लिए भी है, 5 के लिए भी है, 10 के लिए भी है, तो ये पहले तो चेक कर लेंगे ये 5% के लिए। सेकंड अल्फ़ा एफ टेबल के लिए हमें दो वैल्यूज़, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब ये है कि वो जो फार्मूले में हमारे ऊपर वाली वैल्यू थी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर। तो किसी जगह तो ये लिखा होगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, किसी जगह इसको लिखा होगा V1 और इसको लिखा होगा V2। तो ये आपने चेक कर लेना है कि कौन सी वैल्यू आप ले रहे हैं। तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट की वैल्यू है वो हमारे पास जो जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू थी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ये 3 थी, और इसको हमने डिवाइड किससे कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, डिनोमिनेटर की 9 से। तो पहले तो ये थर्ड में देखना है, थर्ड में आ गए, और इधर से डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखनी है 9, इधर से 3 और इधर से 9, ये जहाँ पे मिलते हैं इधर से ये आ गया। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ क्लियर करके लिखता हूँ तो ये आएगी 3.86। ये अगर आपको वैल्यूज़ क्लियर ना आ रही हो तो कोई मसला नहीं है, आप ओरिजिनल टेबल से जब आप देख रहे होंगे तो ये क्लियरली आपको नजर आ जाए। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ करते हुए हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालना। आखिरी स्टेप की तरफ आते हैं। अब देखें जी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारे पास थी एफ ट्रीटमेंट की वो क्या आई 6.56, और क्रिटिकल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3.86। कंपेयर करें तो 6.56 इससे बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी हो जाएगी तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमारा जो
वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। इसका अगर आप निकालना चाहें तो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आपकी 3.86 है क्रिटिकल वैल्यू और ये सारा आपका क्रिटिकल रीजन है। तो वैल्यूज क्योंकि एफ की इससे बड़ी है तो यहाँ पे फॉल कर रही है। तो इससे कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एफ ट्रीटमेंट इज ग्रेटर देन द एफ टेबल वैल्यू सो इट फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन में फॉल करने का क्या मतलब है कि हम अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करते हैं और कंक्लूड क्या करते हैं कि वैरायटीज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। चारों वैरायटीज की जो प्रोडक्शन है, जो आउटकम आई है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वैरायटीज वाकई ही एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हैं, फ़र्क हैं, कोई बेहतर है और कोई कम बेहतर है। तो एक तो ये हमें पता चल गया कि वैरायटीज़ की वजह से प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा हाइपोथेसिस भी हमने बनाया हुआ, वो हमने ब्लॉकिंग के हवाले से था। तो वो जो हमने ब्लॉकिंग की थी, ग्रुपिंग की थी, उसका भी कोई इफेक्ट है या नहीं है। तो उसकी वैल्यू 4.06 है और ये 3.86 है। इसका भी अगर आप ड्रॉ करें तो ये 3.86 और ये सारा आपका क्रिटिकल रीजन बनता है। तो ये भी क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। इस फॉल करने का मतलब ये हुआ कि हम अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और किसकी तरफ मूव कर जाते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने ये लिखा था कि ब्लॉकिंग जो है वो डिफरेंट है, यानी हर ब्लॉकिंग की वजह से प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। तो वैसे ही हुआ। सपोज करें अगर ये ब्लॉकिंग आ जाती कि इनसिग्निफिकेंट है, उसका मतलब ये होना था कि वो जो हमने शुरू में इस मटेरियल को ग्रुप्स में डिवाइड किया, बेसिकली उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसकी वजह से कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर उसकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ा तो तमाम ब्लॉक्स को एक ही रहने दिया जाना था, बजाय कि उसको हम सेपरेट ब्लॉक कर रहे हैं फिर रैंडमाइजेशन रिपीट कर रहे हैं, तो सारे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि वो जो ब्लॉकिंग थी वो वाकई ही इफ़ेक्टिव थी क्योंकि हर ब्लॉक के रिजल्ट डिफरेंट आए। और एग्जांपल देखते हैं। ब्लॉक हैं ए बी सी डी, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ब्लॉक 2 के रिजल्ट्स हैं, ब्लॉक 3 के, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 और 4 इसमें से वैरायटीज़ हैं। 4 वैरायटीज़ हैं और 5 ब्लॉक है। तो वैल्यूज़ आप देखें कि ए बी सी डी डिफरेंट है। यहाँ पे डी है क्योंकि ये रैंडमाइजेशन की वजह से है। तो इस पे आपने ये वाला टेस्ट अप्लाई करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने इस तरह का टेबल बनाना है। ये फर्स्ट ब्लॉक है और ये आपकी ट्रीटमेंट या वैरायटी 1 है। तो ये आपके पास ये ब्लॉक 1 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ब्लॉक्स 1 में जो वैरायटी 1 की वैल्यू है वो है 32.3। अच्छा, इसी ब्लॉक में जो वैरायटी 2 की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 33.3 और थर्ड वैरायटी की 30.8 थी और इधर से 29.3। इसी तरह ब्लॉक 2 के लिए वहाँ पे वैल्यूज़ क्योंकि रैंडम नहीं है कोई आगे कोई पीछे, लेकिन यहाँ पे हमने V1 की वैल्यू V1 के नीचे लिखनी। तो वहाँ V1 की वैल्यू अगर देखेंगे सेकंड ब्लॉक के लिए वो है 34.0, ये 32.0 और थर्ड का 34.3 और ये 26.0। इस तरह आपने ये पूरा जो टेबल है वो कंप्लीट कर लेना है। ब्लॉक का टोटल कैसे लेना है, इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर लेना है। जो सम आया उसका आपने ब्लॉक का स्क्वायर ले लेना है, फिर इस ब्लॉक की हर वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है और उसका सम ले लेना है। बिल्कुल, और यही प्रोसीजर आपने इनके लिए भी अप्लाई करना है। और
इन वैल्यूज़ का टोटल करना है यहाँ पे और इन वैल्यूज़ का टोटल करना है, तो ये सेम आना चाहिए। इसी तरह इसका जब टोटल करेंगे यहाँ पे और इस वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो ये सेम आना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल को कंप्लीट करना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पिछले एग्जाम्पल्स को आप दोबारा से रीड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जस्ट उसी पैटर्न को आपने फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशंस और स्टेप्स करने हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अनोवा टेबल भी बिल्कुल उसी तरह बनाना है। इसमें पहले देखना है कितनी ट्रीटमेंट्स हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, एरर कैसे निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने जो वैल्यूज़ निकाली होंगी वो सारी पुट करके एंड पे कर देना। इससे पहले आपने सीआर डिज़ाइन पढ़ा है और इस डिज़ाइन के एडवांटेजेस क्या हैं, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक्सट्रेनियस जो वेरिएशंस होती है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक्सट्रेनियस वेरिएशंस ऐसी वेरिएशंस होती हैं कि जो अनडिजायर्ड वेरिएशंस होती हैं, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं होती, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होते हैं उसको अफेक्ट कर रही होती हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो उसको कंट्रोल करने का एक और हमारी कोशिश ये होती है कि जो एक्सटर्नल वेरिएशंस होती हैं या एक्सटर्नल इफेक्ट होते हैं उसको मिनिमम करें। उसका एक प्रोसीजर ये होता है कि अगर ग्रुपिंग कर दी जाए उससे हमें पता चल जाता है कि उनका इफेक्ट कितना है और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये डिज़ाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इस सेंस में कि इसमें किसी भी तादाद में आप रेप्लिकेशंस कर सकते हैं और किसी भी नंबर में आप ट्रीटमेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये डिज़ाइन काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ऑफ कोर्स इसमें कम से कम जो ट्रीटमेंट्स हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे। एक्सपेरिमेंट आपने देखा इजीली सेटअप किया जा सकता है, इसके लिए कोई फर्दर या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक और कॉन्सेप्ट होता है मिसिंग ऑब्जर्वेशंस का, फर्दर स्टडी भी करेंगे। तो इस डिज़ाइन में मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करना भी ईजी होता है। जो इसकी लिमिटेशंस है वो ये हो सकती है कि वेरिएबिलिटी को जो हमने कंट्रोल किया वो वन डायरेक्शन से किया, 2 डायरेक्शन से हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉकिंग हमने कर ली तो वेरिएशंस इस साइड से तो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, माइट भी वेरिएशंस इस साइड से आ रही हो या इस साइड से आ रही हो, उसको हम इसमें कंट्रोल नहीं कर पाते, एक तरफ से कंट्रोल कर सकते। दूसरा इसका क्या है कि जब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तब भी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 2, 4, 6, 8 तक तो ठीक है, लेकिन उससे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाता है। या ये है कि ब्लॉक्स अगर होमोजीनियस नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये हमने एक ब्लॉक बनाया और एज्यूम ये किया है कि ये ब्लॉक जो है होमोजीनियस है, एक जैसा है, और ये ब्लॉक एक जैसा है। लेकिन अगर ये ब्लॉक फर्दर इसके अंदर जो है वेरिएशंस हो, तो सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हो, तो फिर ये हमारी ब्लॉकिंग नाकाम हो जाती है। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये हम एक और हमारे पास डिज़ाइन है उसमें देखेंगे कि इस पॉइंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये अभी टर्म यूज़ की थी मैंने एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह का फर्दर देखना चाहें तो इसमें एलैबोरेट। तो रिकैप कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इस आरसीबीडी डिज़ाइन में ग्रुप्स या ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप्स और ब्लॉक में डिवाइड करने का पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास ओवरऑल जो डाटा है मटेरियल है वो हम समझते हैं कि होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस नहीं है तो उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो कि होमोजीनियस हो उनमें डिवाइड किया जाता है और हर ब्लॉक में तमाम ट्रीटमेंट अप्लाई की जाती हैं। वो ट्रीटमेंट डेफिनेटली कैसे अप्लाई की जाएंगी, रैंडमली, और हर ब्लॉक के लिए दोबारा से रैंडमाइजेशन करते हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं हम नोवा टेबल में। नोवा टेबल का ओवरऑल स्ट्रक्चर वही है जो हम पिछले डिज़ाइन में भी देख चुके हैं। एफ टेस्ट को यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए और बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम।
आई होप कि आज के इस डिज़ाइन के हवाले से आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी हुई होगी। जो एग्जांपल मैंने छोड़ी है उसको आप एक दफ़ा जब दोबारा से करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस से यकीनन फर्दर आपके लर्निंग में इजाफा होगा। नेक्स्ट किसी और सेगमेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।